हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सर एंजल्स क्लासेस। बच्चे देखेंगे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा हमने कैपिटल के बारे में, देन हमने पढ़ा लायबिलिटीज के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा एसेट्स के बारे में। तो आज हम इन तीनों टर्म्स के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी तीन टर्म्स हैं कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स, बच्चे इन तीनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है और वो क्या होती है कि इन दोनों का जो सम है वो एसेट्स के इक्वल होता है। और आपको ये भी पहले बताया जा चुका है कि हम जो भी चीज सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, इट ऑल शुड बी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स किसके? एसेट्स ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज किसकी? लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल भी ऑफ द बिजनेस। तो इन तीनों में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इस इक्वेशन को जो फॉर्म किया गया है, इस इक्वेशन को एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आइए पढ़ते हैं एक बार। कह रहे इन मैथमेटिकल टर्म्स टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ, किसके सम के बराबर है? टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस ओनर्स इक्विटी के बराबर है और क्रेडिटर्स इक्विटी के बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है, इक्वल है। और आपको पहले बताया जा चुका है कि लायबिलिटीज का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? क्रेडिटर्स इक्विटी। और कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? ओनर्स इक्विटी। और आपको मैं एक बार रिकॉल करवा दूं, फिर से रिवाइज करवा दूं कि ये भी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस होती है, ये भी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो होती है टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स होती है, जबकि कैपिटल जो है ये लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर होती है। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम न्यू टर्म बैलेंस शीट से। कह रहे इट इज अ स्टेटमेंट, ध्यान देंगे, विच शोज द पोजीशन, किस चीज की पोजीशन शो करती है स्टेटमेंट? एसेट्स की, लायबिलिटीज की और कैपिटल की, ठीक है, मनी की टर्म्स में। किसकी? ऑफ एन अकाउंटिंग एंटिटी मींस एक बिजनेस की। कब? एज ऑन अ गिवन डेट। तो बच्चे देखिए जहां जहां मैंने मार्क किया है, कोई भी चीज आपको डिफाइन करते समय छोड़नी नहीं है। एक बार रिपीट करवा देता हूं, इट इज अ स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट होती है, मींस आई मीन टू क्लियर कि ये कोई अकाउंट नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट। क्या दिखाती है? जो दिखाती है पोजीशन को दिखाती है। किस चीज की पोजीशन को दिखाती है? एसेट्स की पोजीशन को, लायबिलिटीज की पोजीशन को और कैपिटल की पोजीशन को। पोजीशन से हमारा क्या मीनिंग है? पोजीशन से हमारा मीनिंग है कि लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, एसेट्स कितने हैं, इनके अमाउंट्स इन मनी टर्म्स, मनी की टर्म्स में। किसकी पोजीशन? ऑफ एन अकाउंटिंग एंटिटी मींस एक बिजनेस की। कब? एज ऑन अ गिवन डेट। गिवन डेट मींस जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में। हम कहते हैं बच्चे ये जो बैलेंस शीट है ये फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होती है किस चीज का? अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होती है। आप देखेंगे ये मैंने एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके दिया है आपको बैलेंस शीट का, जिसमें कॉलम्स आर लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और बच्चे जैसे कि आपको बताया कि साल के ईयर एंडिंग पर ये प्रिपेयर होती है, तो इसलिए इसकी डेट हमने एक ही बार ऊपर डाल दी है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इस बिजनेस के पास कैश इज 1 लाख रुपीज, बैंक बैलेंस इज 2 लाख रुपीज, मशीनरी 50,000 की है इनके पास। तो आप देख रहे हैं टोटल ऑफ एसेट्स जो है इनके 3,50,000 रुपीज के हैं। और इसी डेट पर मींस ईयर एंडिंग पर ही इनकी जो लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, दैट इज 3 लाख रुपीज, एंड लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, दैट इज 50,000 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि टोटल ऑफ एसेट्स इनका कितना बैठ रहा है बच्चे? 3,50,000 रुपीज। और कैपिटल और लायबिलिटीज मींस टोटल लायबिलिटीज का जो सम बैठ रहा है ऑल्सो 3,50,000 रुपीज। तो जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो ये लेफ्ट साइड जो लायबिलिटीज है, राइट साइड जो एसेट्स है, ये टोटल ऑफ लायबिलिटीज हो गया और ये टोटल ऑफ एसेट्स हो गया। ये दोनों सम्स जो है बच्चे हमेशा ऑलवेज इक्वल रहने चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने फॉर्मेट प्रिपेयर किया है बैलेंस शीट का, इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली हमें ये तो बता रहा है, एसेट्स की पोजीशन को बता रहा है कि एसेट्स इतने हैं, कैपिटल इतनी है, लायबिलिटीज इतनी है। साइमल्टेनियसली ये हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी शो कर रहा है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टोटल ऑफ एसेट्स जो हैं कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल हैं। तो आप रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो आइए, नेक्स्ट इज गुड्स। All those articles or items which a business firm purchases for resale at a profit। ध्यान देंगे बच्चे कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से
जिन भी आइटम्स को एक बिजनेसमैन खरीदता है उसके पीछे बाय करने का उसका पर्पस क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, मींस जो जितना उसने खरीदा उसमें प्रॉफिट ऐड करेगा, अपना मार्जिन ऐड करेगा और उसके बाद उसको दोबारा से बेच देगा। तो उन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ऑल दोज आर्टिकल्स और आइटम्स विच अ बिजनेस फर्म परचेजेस, क्यों परचेज करती है, रीसेल के लिए, मतलब दोबारा से बेचने के लिए, एट अ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न करके, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और हम दोबारा से बेच देंगे। तो एग्जांपल से अगर हम बात करें कि एक फर्नीचर का जो डीलर है, मान लीजिए एक फर्नीचर का बिजनेसमैन है, वो किन चीजों को बाय करेगा कि उसका पर्पस जो होगा कि उसमें प्रॉफिट ऐड करेगा और वो बेच देगा। तो एक फर्नीचर की शॉप वाला टेबल परचेज करेगा, चेयर परचेज करेगा, ठीक है ना, सोफा सेट परचेज करेगा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और उनको सेल कर देगा। तो एक फर्नीचर के डीलर के लिए जो टेबल हुई, चेयर हुई, सोफा सेट हुए, क्या हुए, गुड्स हुए ना बच्चे। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्टेशनरी के ट्रेडर का, मीन स्टेशनरी के बिजनेसमैन का, तो वो क्या परचेज करेगा, उसके लिए कौन सी आइटम्स होंगी जिनको वो ये सोच के परचेज करेगा कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है और प्रॉफिट अर्न करके मींस ऐड करके उसको सेल कर देना है। कॉपीज परचेज करेगा, रजिस्टर्स परचेज करेगा, पेंसिल परचेज करेगा, शॉर्पनर, इरेजर्स वगैरह इस टाइप की आइटम्स वो परचेज करेगा, जिसको बाय करने का उसका पर्पस क्या होगा कि वो प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा और उसको रीसेल कर देगा। तो इस तरीके से वो उसके जो आइटम्स अभी मैंने डिस्कस की वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि गुड्स की कैटेगरी में रॉ मटेरियल भी आता है, क्योंकि बच्चे देखिए जरूरी नहीं होता कि हर बंदा, हर बिजनेसमैन इसी तरीके का हो कि वो बना बनाया सामान ही खरीदता हो और उसके बाद उसको बेच देता हो। कुछ लोग इस बिजनेस में भी होते हैं, लाइक पहले वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में होते हैं, लाइक पहले वो उसको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं फिर उसको सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए इस फर्नीचर के कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं, लाइक वो क्या करते हैं, पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वो वुड परचेज करेंगे, फेविकॉल परचेज करेंगे, नेल्स जिसको कील बोलते हैं वो परचेज करेंगे, इस तरीके की आइटम वो परचेज करते हैं मींस रॉ मटेरियल, और फिर उससे वो टेबल चेयर बनाते हैं जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं और फिर से उसको सेल कर देते हैं। तो मैं यहाँ यही क्लियर करना चाहूंगा कि जो चीजें वो एज ए रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो उस रॉ मटेरियल को भी हम गुड्स की कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, क्या इस्तेमाल हो रहा है, रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड, ये किसके लिए आ रहा है, विच आर किसके लिए आ रहा है, विच आर आ रहा है बच्चे फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए आ रहा है। फिनिश प्रोडक्ट्स क्या हुए, टेबल चेयर जो भी हमने बनाई है, ठीक है। तो इस मींस रॉ मटेरियल भी आपने देखा गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल में, जैसे यहां लिखा हुआ है 10 फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल इज टर्म्ड एज गुड्स while for others it is furniture and is termed as an asset। ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि बच्चे देखिए अगर टेबल और चेयर एक फर्नीचर का बिजनेसमैन खरीदता है तो उसके लिए वो गुड्स है, क्यों, क्योंकि उसने उसको प्रॉफिट अर्न करके दोबारा से बेच देना है। लेकिन यही फर्नीचर, अगर यही टेबल, यही चेयर अगर मान लीजिए कोई और बिजनेस खरीदता है या मैं खरीदता हूं, वैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं अपने रिसेप्शन के लिए अगर कुछ टेबल परचेज करता हूं, चेयर परचेज करता हूं, तो मेरे गुड्स नहीं है, सिंपली क्योंकि मैंने उनको दोबारा बेचना नहीं है, ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉफिट अर्न करके उनको दोबारा सेल नहीं करना है, तो मेरे गुड्स नहीं कहलाएंगे। बट फिर क्या कहलाएंगे, फिर वो मेरे एसेट्स कहलाएंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि बच्चे देखिए मुझे उसको लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक उसको इस्तेमाल करना है, उसका लंबे समय तक बेनिफिट उठाना है उस फर्नीचर का, तो मैं उसको फर्नीचर ट्रीट करूंगा। मेरे लिए क्या टर्म यूज होगी, परचेज ऑफ टेबल, परचेज ऑफ चेयर्स, उसके लिए मैं फर्नीचर यूज करूंगा, मैं गुड्स यूज नहीं करूंगा। गुड्स कौन यूज करने वाला है, गुड्स यूज करने वाला है फर्नीचर का डीलर, अगर वो उनको बाय करता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अदर्स, यहां लिखा है ध्यान दीजिए, फॉर अदर्स, अदर्स मींस कि कोई अदर देन फर्नीचर डीलर, तो अगर अदर देन फर्नीचर डीलर टेबल परचेज करेगा, चेयर परचेज करेगा, तो उसके लिए वो फर्नीचर कहलाएगा और उसको हम क्या शो करेंगे, उसको हम एज एन एसेट शो करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चे हम ड्राइंग्स के ऊपर। कह रहे एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या डोमेस्टिक यूज। पहले यहां तक समझ लेते हैं बच्चे। देखिए अगर ओनर बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट, ठीक है, मनी वैल्यू मतलब मनी कैश, ठीक है, कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तीनों का मीनिंग सेम है। हम पर्सनल यूज बोलें, प्राइवेट यूज बोलें, डोमेस्टिक यूज बोलें, मीनिंग इज वन द सेम।
तो अगर ओनर ने अपने, क्योंकि उसको भी खुद भी को तो कोई जरूरत पड़ सकती है ना, अब ये तो है नहीं कि उसने बिजनेस को दे दिया तो वो बिजनेस से निकाल नहीं सकता, अब उसको खुद को जरूरत पड़ गई अपने किसी काम के लिए तो वो बिजनेस में से वापस निकाल भी सकता है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट वो वापस निकाल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो अमाउंट वो बिजनेस को दे रहा था दैट इज कॉल्ड कैपिटल, लेकिन उसने जो उससे वापस ले लिया उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया, तो जो 1 लाख रुपीज जो आपने बिजनेस को दिए हैं तो यू विल से कि कैपिटल इज 1 लाख रुपीज, क्योंकि ये अमाउंट आपने दिया है। लेकिन अगर उस 1 लाख में से आपने 15,000 रुपीज निकाल लिए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो 15,000 को आप क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया कि अगर हमने कैश विड्रॉ कर लिया तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोल रहे हैं। एक और होता है बच्चे कि एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस मनी आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो इसको पढ़ के आप ये समझेंगे कि सिर्फ बिजनेस से मनी निकालना ही ड्रॉइंग्स नहीं होता। अगर हम अपनी कोई पर्सनल पेमेंट, देखो हमारी अपनी पर्सनल पेमेंट्स भी होती है, पर्सनल पेमेंट्स की बात करें एग्जांपल से, तो जैसे हमारे ओनर के अपने बच्चे की खुद की स्कूल की फी, ठीक है ना, जो ओनर का जो अपना किड है उसके स्कूल की फी हो गई। हम ये भी कह सकते हैं ओनर के अपने घर का रेंट हो गया, उसके अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, उसकी अपनी इंश्योरेंस, ओनर की जो लाइफ है उसकी खुद की पर्सनल जो इंश्योरेंस उसने करवा रखा है उसका अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो अगर उसने बिजनेस मनी में से पे कर दिए हैं तो उसको भी हम ड्रॉइंग्स ट्रीट करेंगे, राइट। तो आपने इस तरीके से देखा, समअप करते हैं कि एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर। यहां पे एक और चीज आ गई, वैल्यू ऑफ गुड्स, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताई। वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए आपका ग्रोसरी शॉप का बिजनेस है और आपने क्या किया अपने घर के यूज के लिए, अब अगर आपका ग्रोसरी शॉप का बिजनेस है तो आप राइस, शुगर, सॉल्ट, ये सब चीजें आप कहीं बाहर से तो परचेज नहीं करेंगे, अपनी शॉप से ही लेंगे। तो उन चीजों की जो वैल्यू है जो आप घर ले गए हैं, ठीक है ना, अपने पर्सनल डोमेस्टिक यूज के लिए, तो उन गुड्स की, उस सॉल्ट की, उस राइस की, उस शुगर की जो वैल्यू है उसको भी आप ड्राइंग से कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, आप बिजनेस में से कैश निकालें या फिर गुड्स निकालें जिसकी मनी वैल्यू लेंगे आप, या फिर आप कोई अपनी पर्सनल पेमेंट बिजनेस में से कर देते हैं तो वो अमाउंट भी ड्राइंग्स की कैटेगरी में आएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। हम इसमें एक चीज ऐड कर रहे हैं, कह रहे ड्राइंग्स डिक्रीज द कैपिटल। बच्चे ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। इसको आप ऐसे समझे, कह रहे हैं कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। कैपिटल मींस, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल बेसिकली होती है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी उसके टूवर्ड्स द ओनर, ठीक है ना, उसको डिक्रीज कर देता है। तो जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया कि कैपिटल, इफ वी से कि कैपिटल इज 1 लाख रुपीज, तो इट मींस देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर इज 1 लाख रुपीज। अब ओनर ने क्या किया, अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर 15,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए हैं तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अब कैपिटल कितनी हो गई, 85,000। जो कैपिटल पहले 1 लाख थी वो रिड्यूस होकर 85,000 हो गई है। इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि पहले जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पहले जो बिजनेस की लायबिलिटी उसके ओनर के टूवर्ड्स 1 लाख थी, वो आफ्टर ड्रॉइंग्स 85,000 हो गई है।